तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या था। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि 1991 में इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्या रीजन से जिसकी वजह से इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लॉन्च किया था। हमने ये भी देखा कि हमें वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन मिला था और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने ही हमें ये कंडीशंस दी थी कि हम आपको जब भी लोन देंगे जब आप अपने यहां अपनी इकोनॉमी को लिबरल करोगे। अब ये क्या होता है लिबरल इकोनॉमी, क्या होता है प्राइवेटाइजेशन, हम अपने इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड्स, जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 में तीन चीजें थी बेसिकली। जो सबसे पहले जो रिफॉर्म थी वो थी लिबरलाइजेशन, और उसके बाद जो सेकंड जो रिफॉर्म था वो था प्राइवेटाइजेशन, और जो थर्ड रिफॉर्म था वो था ग्लोबलाइजेशन। तो अभी इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया कि इकोनॉमिक पॉलिसी में तीन चीजें थी, इसीलिए इसको एलपीजी पॉलिसी भी बोला जाता है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। लिबरल मतलब कुछ फ्री छोड़ देना, मतलब किसी चीज को अगर आपने बांध रखा था तो उसको फ्री छोड़ देना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि लिबरल। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था कि यहां पे जो भी गवर्नमेंट ने एंट्री और एग्जिट, जो भी कंपनी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री और एग्जिट, मतलब पहले आपने स्टडी किया होगा, अगर वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि पहले अगर नई इंडस्ट्री खोलनी थी या पुरानी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना था तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। तो यहां गवर्नमेंट ने ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, इन रिस्ट्रिक्शंस को गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया था। ठीक है, ताकि हमारे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो कर पाए। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ है वो काफी कम हो रही थी। यहां हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट तो कर लिया था इंडिया ने, लेकिन जो पूरा एम्फेसाइज था वो पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट पे दिया जा रहा था, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया। और जब प्राइवेट सेक्टर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली 1991 में हमें इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करनी पड़ी, जिसके लिए हम लोग वर्ल्ड बैंक के पास हेल्प मांगने गए और उन्होंने हमें एलपीजी पॉलिसी के लिए रिकमेंड किया। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ये प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ और एंट्री पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, जो इतनी लाइसेंस के थ्रू इतनी पाबंदियां लगा रखी थी, इन लाइसेंसिंग और इन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जो बहुत पुअर परफॉर्म कर रही थी, ढंग से काम ही नहीं कर रही थी, प्रॉफिट्स जनरेट ही नहीं कर रही थी। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो ऑनरशिप है, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो भी ऑनरशिप है, मैनेजमेंट है इन पब्लिक सेक्टर, इन सरकारी कंपनियों की, इनको पब्लिक सेक्टर से लेना और प्राइवेट सेक्टर को दे देना। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, किसका, जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उनका, और ये इनको दे देना, प्राइवेट सेक्टर्स को दे देना। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो भी ऑनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट था पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, उनको अपने पास से लेकर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको दे रही थी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। मतलब जो हमारी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। जो भी हमारे यहाँ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आपने टैरिफ्स के थ्रू लगा रखे थे, कोटास के थ्रू लगा रखे थे, उन टैरिफ, इन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को या इन ट्रेड बैरियर्स को हटाना और हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा देख लिया कि लिबरल का मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उनको हटाना। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दी गई। और ग्लोबलाइजेशन मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, और वो इंटीग्रेशन जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग ट्रेड बैरियर्स को या ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, इन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे, जब भी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में देखिए ये आपको दिख रहा होगा चिराग, अलादीन का जो चिराग जो बोलते हैं वो, इसके अंदर बेसिकली ये जिन रहता है, लेकिन यहां देख रहे हैं ये जिन बाहर आ चुका है और ये एक्सरसाइज कर रहा है। तो इस जिन को अपनी क्या समझना है, अपनी इंडियन इकोनॉमी,
तो जो पहले इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को डेवलप नहीं करने दे रही थी गवर्नमेंट, सब कुछ पब्लिक सेक्टर को डेवलप करने में इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्यूज कर रही थी, ठीक है। तो अभी क्या कर दिया, हमारी इंडियन इकोनॉमी इस जिन्नी की तरह हो गई जो फ्री हो गई, ठीक है। तो लिबरल मतलब कि फ्री फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस, फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ने लगा रखी हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस से हमारी इकोनॉमी को फ्री करना, ठीक है। अब देखिए लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जो उनको ग्रो नहीं करने दे रही थी या मार्केट में इंटर नहीं करने दे रही थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को बेसिकली हटाना क्या होता है, लिबरलाइजेशन। एम क्या था इसका, एम था कि हम अपनी इकोनॉमी की पोटेंशियल को, ठीक है, पोटेंशियल मतलब कि भाई अगर आपके अंदर एक दिन में 100 यूनिट्स बनाने की काबिलियत है और आप सिर्फ 25 यूनिट्स बना रहे हो, तो आप अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर आप लिबरलाइज कर दोगे इकोनॉमी को, तो जो आपकी इकोनॉमी की मैक्सिमम पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल पे आप अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। और आप जब प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करेंगे, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज को इंकरेज करेंगे, तो जो हमारी इकोनॉमिक पोटेंशियल है, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, जो हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, और बेहतर तरीके से होगा। हमारा मैन पावर का जो यूटिलाइजेशन है वो और बेहतर तरीके से होगा, और हम लोग अपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स और अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, बाय इंकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। तो बेसिकली क्या था, लिबरलाइजेशन के अंदर हम लोग एक तो प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने वाले थे, और एक मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब हम लोग पहले हर चीज अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व करके रख रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास, हमारे इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, बाहर से कंपनी इंडिया में नहीं आ रही थी, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में नहीं आ रही थी, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में नहीं आ रही थी। तो अगर हम लोग अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर देंगे, उसको इन रिस्ट्रिक्शन से फ्री कर देंगे, तो अभी बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी अब इंडिया में आएंगी, और इंडिया अब और बेहतर तरीके से ग्रो करने वाला था, और बेहतर तरीके से एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट इंडिया में इंक्रीज होने वाली थी, ठीक है। तो देखिए हमें इस लेवल पे, इसकी तरह हमें हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने की जरूरत थी, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हम लोग देखते हैं कि लिबरलाइजेशन एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। जो लिबरलाइजेशन वर्ड है ये काफी एक बड़ा वर्ड है, ठीक है, एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट वर द डिफरेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर लिबरलाइजेशन। भाई लिबरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तो देखिए सबसे पहले जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए वो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स कुछ इंट्रोड्यूस हुए, देन ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, देन फाइनली टैक्सेशन रिफॉर्म्स लेके आए, और फिर हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में यहां पे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इसका एक्रोनियम आप याद रख सकते हैं, FIITT, ठीक है। F स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉर, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, यहां पे इसको भी F मान लो, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्सेशन रिफॉर्म्स, एंड फाइनली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो FFITT ये एक्रोनियम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में था, फॉरेन में था, इंडस्ट्रियल में था, टैक्सेशन में था, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म्स थे। अब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि यहाँ क्या क्या रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आते हैं, हमारे बैंकिंग्स वगैरह, जो बैंक होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, तो ये सारे जो बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर है, वो हमारा किसके अंदर आएगा, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कवर होने वाला है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में हमने क्या किया, इसमें देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपसे लैंडिंग करते हैं और डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपसे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। भाई आप अपना पैसा जाके इनमें जमा करा सकते हो और जरूरत पड़ने पे इनसे लोन्स भी ले सकते हो। तो ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन को हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कमर्शियल बैंक हो गई, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हो गए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गए, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और इंडिया में जो भी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है
उसको कौन रेगुलेट करता है? तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ये सेंट्रल बैंक इनको रेगुलेट करता है। और इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? हम जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। वी नो दिस थिंग, ओके। अब फाइनेंशियल सेक्टर में एग्जैक्टली क्या रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक वर रेज्ड टू अराउंड 51%। मतलब कोई भी बैंक है वो 51% फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। पहले इन बैंकों को बहुत कम अराउंड 20 to 25% ही अलाउड था कि वो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स को रेज कर पाए, लेकिन अब इस 20 to 25 की जो लिमिट है इसको कितना बढ़ा दिया गया? 51% बढ़ा दिया गया। मतलब एक हमारा बैंक जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है वो बाहर से कितनी इन्वेस्टमेंट्स को रेज कर सकता है? 51% इन्वेस्टमेंट्स को रेज कर सकता है। सेकंड जो काम किया गया वो ये किया गया कि अगर बैंकों को, हमारे यहां जो कमर्शियल बैंक है जैसे पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनको फ्री कर दिया गया, इनको ऑटोनॉमी दे दी गई, इनको फ्रीडम दे दी गई कि ये बहुत इजीली अपनी मर्जी से जहां पे भी इनको नई ब्रांचेस एस्टैब्लिश करनी है वो कर सकते हैं। तो पहले क्या था? पहले बेसिकली अगर किसी बैंक को ब्रांच ऑपरेट करने की जरूरत है, अगर ब्रांच उसको ऑपरेट करनी है, चलानी है, नई ब्रांच को खोलना है, तो बहुत ज्यादा टफ सिस्टम था। आरबीआई वगैरह से परमिशन लेनी पड़ती थी और आरबीआई बहुत इजीली परमिशंस नहीं ग्रांट करती थी। लेकिन अब इन बैंकों को फ्रीडम दे दी गई कि आप अपनी ब्रांचेस को अपने हिसाब से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या किया गया? आरबीआई का जो रोल है उसको रिड्यूस किया गया। आरबीआई पहले जो हर चीज अपने कंट्रोल में रखता था, हर चीज जो रेगुलेट करके रखता था, उसको बोला कि भैया आप सिर्फ फैसिलिटीज का काम कीजिए। आप इतनी ज्यादा रेगुलेशन कर रहे हैं, इतना टफ सिस्टम आप इंडिया में डेवलप कर दिया आपने कि बैंक अपने आप को ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब बैंक ग्रो नहीं करेंगे तो वो लेंडिंग कैसे करेंगे? लेंडिंग नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स कैसे होंगी? तो इसलिए आरबीआई को बोला कि भैया आप थोड़े दिन अपने रोल को चेंज करिए। आप जो इतने रेगुलेटर हैं, इतने सारी चीजें सब कंट्रोल करके रखे हुए हैं, लेट दिस बैंक फ्री, उनको फ्री रहने दो अपने काम को करने में, हर चीज में टांग ना अड़ाएं, ठीक है। इनको खुद से कुछ करने दो ताकि हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैरी आउट हो पाए। तो आरबीआई का जो रोल था वो रेगुलेटर से कहां ट्रांसफर कर दिया? सिर्फ फैसिलिटेटर, फैसिलिटी देने वाला। तो आरबीआई रोल हैज आल्सो बीन चेंज फ्रॉम अ रेगुलेटर टू द फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। एंड फाइनली बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया। तो देखिए ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं, ये रिफॉर्म्स किसके अंदर हुए? फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। तो हमने जो पीछे जो रिफॉर्म्स देखे थे ये किसके रिफॉर्म्स थे? फाइनेंशियल सेक्टर के। और अभी हम लोग जो रिफॉर्म देखेंगे वो किसके होंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर के। तो इंडस्ट्रीज में क्या रिफॉर्म लाया गया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक वाज रेज्ड टू अराउंड 51%, ठीक है। देन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं सच एज जो बैंकर, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। ऑटोनॉमी टू बैंक टू सेटअप न्यू ब्रांचेस, एक्चुअली ये वही बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स है। यहाँ ये हेडिंग थोड़ी सी गलत हो गई, ठीक है। ये बैंकिंग जो सेक्टर के रिफॉर्म्स है फाइनेंशियल सेक्टर के, उनका एक्सप्लेनेशन है। बैंक्स को फ्रीडम दे दी गई, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और हमने तीसरा क्या देखा? रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई के रोल को चेंज कर दिया, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया। बैंक अभी खुद के डिसीजंस खुद ही ले पाएंगे, आरबीआई से इतना ज्यादा कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये बहुत सारे प्राइवेट बैंक इंडिया में एस्टैब्लिश किए गए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म या फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स। अब हम लोग देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तो देखिए अब तक हमने कौन से देख लिए? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म स्टडी कर लिए, उसके प्लीज नोट्स बना लीजिए। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स वी हैव स्टडीड। सेकंड जो टाइप के रिफॉर्म्स है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तो देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में हमने क्या इंट्रोड्यूस किया। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में हमने क्या किया? सबसे पहली चीज देखिए, इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू सॉल्व द बीओपी क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वर मेड। अब बीओपी क्राइसिस क्या होता है? जब एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में से जब उस कंट्री के इंपोर्ट ज्यादा हो जाए उसके एक्सपोर्ट से, तो हमारा जो बीओपी है वो डेफिशिएट हो जाता है। अब आप बीओपी क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जो बीओपी होता है वो हमारा डेफिशिएट हो जाता है। भाई उसके इंपोर्ट ज्यादा है, बाहर से चीजें ज्यादा मंगा रही हैं, बाहर भेजने के अलावा इंपोर्ट इज मोर देन द एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपका डेफिशिएट में चला जाएगा, और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके डेफिशिएट में चला जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं बीओपी क्राइसिस, ठीक है। तो 1991 में हमने देखा था बीओपी क्राइसिस आ गई थी, ठीक है। तो हमने क्या किया? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेजर में सबसे पहला काम किया डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन होता है जब जानबूझ के सरकार
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जानबूझ के रुपी की जो वैल्यू है, रुपी की वैल्यू को कम कर दिया गया इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, जानबूझ के रुपये की वैल्यू को इंटरनेशनल मार्केट में रिड्यूस कर दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया होगा, इसीलिए किया ताकि हमसे ज्यादा कंट्री ट्रेड करें, क्योंकि अगर हमारे रुपये की वैल्यू डीवैल्यूएट हो गई तो अल्टीमेटली हमारा जो रुपये है वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होगा, और जब हमारा रुपये इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होगा तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड करना चाहेंगी, क्योंकि सस्ते में उनको चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये पहला काम गवर्नमेंट ने किया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, हमारे जो रुपये की वैल्यू है उसको डेलिबरेटली, जानबूझ के रुपये की वैल्यू को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, रिड्यूस कर दिया, ताकि हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो, बाहर वाली कंट्री हमसे ज्यादा ट्रेड हो करें, और जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे तो अल्टीमेटली जो ये बीओपी क्राइसिस हमने देखा, जो एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से हुई थी, ये कहीं ना कहीं हम लोग मीट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। पहले जो हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था, आप देखेंगे जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, तीन तरीके से होता है, या तो उसको गवर्नमेंट कर देती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, या उसको मार्केट में हम फ्रीली छोड़ देते हैं जिसको डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करती हैं, जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं, और तीसरा होता है जिसको मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करती हैं, बट उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रिजर्व बैंक कर सकता है, हमारे कंट्री का आरबीआई कर सकता है, जिसको हम लोग मैनेज्ड फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, पहले जो हमारा एक्सचेंज रेट था उसको गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी, अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, भैया हम नहीं करेंगे, हम लोग हमारे रुपये को फ्री छोड़ देंगे, हमारा रुपये सर्कुलेट होता रहेगा फ्रीली इंटरनेशनल मार्केट में, और डिमांड और सप्लाई जहां पे मीट करेंगे, ठीक है, यहां लेट्स से डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, तो ये डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया, जहां ये मीट करेंगे वहीं पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट की वैल्यू होगी। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको फ्री छोड़ दिया गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को अब गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी, वो फ्रीली मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप दो रिफॉर्म्स याद रखेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज में किए गए। तो रुपये की वैल्यू को जानबूझ के गवर्नमेंट ने कम किया, जिसको हम लोग बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ रुपये, और हमारे एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट जो पहले डिटरमाइन करती थी अब उसको फ्री छोड़ दिया बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरैक्ट करेंगे वहीं पे एक्सचेंज रेट की वैल्यू डिटरमाइन होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फॉरेन सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब देखिए मार्केट डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट को क्या होता है, गवर्नमेंट को बोल दिया कि भाई आप रुपये को अपने कंट्रोल से हटा दीजिए। ठीक है, अब मार्केट फोर्सेस जो है डिमांड और सप्लाई की, वो अब एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, और हमने ये देख लिया है अभी, ये देखिए डिमांड कर्व और ये होता है सप्लाई कर्व, तो जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरैक्ट करेंगे वही हमारा एक्सचेंज रेट होगा। अब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली डिसाइड करेंगे कि क्या एक्सचेंज रेट होने वाला है। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपये का मतलब होता है, देखिए फॉल वर्ड यूज नहीं है यहाँ पे, रिडक्शन है। फॉल होता तो मतलब अपने आप डाउन होता, लेकिन यहाँ रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है जानबूझ के, तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के रिड्यूस कर दिया गया। किसको रिड्यूस कर दिया, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को, ताकि हम बीओपी क्राइसिस को मीट कर पाए। कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे इससे, और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे तो हमारी बीओपी क्राइसिस जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने दो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, डिवैल्यूएशन और मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सचेंज रेट इंडिया, बहुत ज्यादा एक्सचेंज रिजर्व, सॉरी, बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में इनफ्लो हुआ। मतलब जो हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया था कि हम लोग 14 दिन के पेट्रोल की पेमेंट भी नहीं कर पाते, इतना सिर्फ हमारे पास थोड़ा सा ही फॉरेन एक्सचेंज रह गया था। इन दोनों रिफॉर्म्स की वजह से बेसिकली क्या हुआ, बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अब इंडिया में इनफ्लो हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, तो देखिए ये दीदी इंडस्ट्रीज कुछ चला रही है, ये देख रही है क्या हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ, in order to make necessary reforms in the industrial sector, the government introduced its new industry policy on the July 24, 1991. ठीक है, उसके बाद जुलाई 24, 1991 को न्यू पॉलिसीज लॉन्च की गई, जिसमें सबसे पहला काम जो किया गया, डी रिजर्वेशन। हमने जब चैप्टर 2 स्टडी किया था, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जाके देखिए, हमने वहां देखा था कि गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया था। अब गवर्नमेंट ने ये रिजर्व प्रोडक्ट की जो लिस्ट थी इसको हटा दिया गया। गवर्नमेंट ने बोला कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कोई भी इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट बना सकती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पहले से जो चीजें रिजर्व थी उनको डीलिस्टेड कर दिया गया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो वो लिस्ट बनाई थी
कि भैया ये आइटम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना सकती है, उस लिस्ट को गवर्नमेंट ने बोला कि अभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, जो मर्जी बनाना है बनाओ। ठीक है। सेकेंड, रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो गवर्नमेंट इतना लाइसेंसिंग का रोते हुए थी कि हर जगह लाइसेंस की जरूरत थी, तो गवर्नमेंट ने अपने रोल को वहां से अब कम कर लिया। ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला भाई हर जगह आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, बस कुछ कैटेगरीज है जहां पे लाइसेंस की जरूरत होगी, अब आप फ्रीली अपनी इंडस्ट्री को ऑपरेट कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। अननेसेसरी की जो परमिशन हमें गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी, लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी, अब गवर्नमेंट ने इसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है। और प्राइस रेगुलेशन, पहले बहुत सारी जो प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी। गवर्नमेंट बोलती थी कि भैया आप इतने का बेचोगे, इतने का बेचोगे, इतना का बेचोगे, जिससे जैसे प्राइवेट सेक्टर अपने आप को फ्लरिश नहीं कर पा रहा था। ठीक है। क्योंकि उनको गवर्नमेंट का सुनना पड़ रहा था, तो इसीलिए अब गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप अपनी प्राइसेस खुद से ही डिटरमाइन कर सकते हो। अब हम आपको नहीं बोलेंगे कि आपको कितने प्राइस में चीजों को बेचना है। यू हैव द ऑटोनॉमी टू डिसाइड द प्राइसेस ऑफ योर कमोडिटी बाय योरसेल्फ। वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू कि आपको कितने में बेचनी है उस चीज को। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस रेगुलेशन। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने पहले देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो थी प्रोडक्ट्स उनको डिलिस्ट कर दिया गया, गवर्नमेंट ने अपने रोल को इंक्रीज कर दिया। ठीक है। सिर्फ 3 जगह अपना रोल रखा, डिफेंस इक्विपमेंट में, एटॉमिक एनर्जी में और रेलवे ट्रांसपोर्ट में। ठीक है। ये 3 जगह, पहले 17 इंडस्ट्रीज थी, अब सिर्फ कितनी रह गई, 3 इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का रोल रहेगा, डिफेंस पे, एटॉमिक एनर्जी पे और रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट पे। और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को बेसिकली अबॉलिश कर दिया गया और गवर्नमेंट ने अपने रोल को कम कर दिया, अपने पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया। और यहां पे बेसिकली रेगुलेट जो प्राइस गवर्नमेंट करती थी उसको हटा दिया गया। जो इंडस्ट्रीज है वो खुद अपनी प्राइस को डिटरमाइन कर सकती हैं, गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टैक्सेशन रिफॉर्म्स क्या हुआ। अब तक हमने सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म को स्टडी किया, फिर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमने रिसेंटली स्टडी किए हैं, उसके बाद हमने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को स्टडी किया। ठीक है। और उसके बाद हमने फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म्स को स्टडी किया। अब हम लोग देखेंगे कि टैक्सेशन रिफॉर्म्स हमने क्या इंट्रोड्यूस किए थे, टैक्सेशन में हमने क्या रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। टैक्स का मतलब हम सब जानते हैं, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज मेड टू द गवर्नमेंट। जो हम लोग गवर्नमेंट को कंपल्सरी पेमेंट देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेस। और ये जो टैक्सेस होते हैं, 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो इनकम और प्रॉपर्टी पे लगते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जो आप अपने गुड्स में, आप अपने देश में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने पे जो टैक्सेस दिए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ, टैक्स रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में कुछ चेंज किया। और जब गवर्नमेंट टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज को लाती है तो इनको हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज। 2 टाइप की पॉलिसीज होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई अडॉप्ट करती है, दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसीज। जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं उसको गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले जो टैक्सेशन था वो काफी सफोस्टिकेटेड था, काफी डिफिकल्ट था, टैक्स लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इंडिया में टैक्स का क्या चल रहा है भाई। अब गवर्नमेंट ने इस टैक्सेशन सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और जो टैक्सेस हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला बोला डायरेक्ट टैक्स होंगे और बोला दूसरा जो टाइप के टैक्सेस होंगे वो इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होंगे जो किसी इनकम की इंडिविजुअल प्रॉफिट्स वगैरह पे लगेगा, जैसे जो हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं और जो कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं। तो इनकम टैक्स इंडिविजुअल पे करते हैं और कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है। तो इनकम और प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगेगा, याद रखेंगे, इनकम और प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स। और आपको जब अपने देश में गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग पे जो टैक्स लगेगा वो होगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होगा जैसे आप जीएसटी, ठीक है, तो जीएसटी जो होगा वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक है। और यहां पे आप इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये यहां पे आप एग्जांपल याद रख सकते हैं। ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका जो बर्डन होता है इनट्रांसफरेबल होता है, मतलब जो इनकम कमा रहा है, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वही टैक्स देगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका बर्डन ट्रांसफरेबल होता है और अल्टीमेट बियरर कौन होता है, कंज्यूमर। जैसे सबसे पहले जो टैक्स देगा वो प्रोड्यूसर देगा, प्रोड्यूसर से वो होलसेलर पे शिफ्ट हो जाएगा, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फाइनली जो टैक्स को पे करेगा वो कंज्यूमर होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि हम इसका जो बर्डन है वो ट्रांसफरेबल है। ठीक है। तो टैक्स रिफॉर्म में क्या किया, टैक्स सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया।
जो पहले काफी सोफिस्टिकेटेड था उसको इजी कर दिया, टैक्स पेयर्स को इजी लगने लग गया, प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिया टैक्स को पे करने का। हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्सेस को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और फाइनली अभी भी हम देखेंगे कि हमने कुछ सालों पहले जीएसटी को भी इंप्लीमेंट किया है, तो वो भी एक टैक्स रिफॉर्म आप बता सकते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, टैक्सेस जो पहले गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ले रही थी, बहुत हैवी टैक्सेस चार्ज कर रही थी इंडस्ट्रीज से और लोगों से, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज खुल नहीं रही थी, क्योंकि उनको पता है बहुत ज्यादा टैक्स अमाउंट तो हमें एज अ टैक्स ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इन टैक्सेस को भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, तो रिडक्शन इन द टैक्सेस हैज आल्सो टेकन प्लेस। हम फाइनली हम लोग जो देख रहे हैं वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या किया, देखते हैं क्या रिफॉर्म्स हुआ। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मतलब जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट में लिबरलाइज कर दिया गया, ताकि हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को अडॉप्ट कर पाए, ताकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंपटीशन बढ़े, और जब वो अल्टीमेटली कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स को मिलेंगे, ठीक है। तो एंड टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और जब ये कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, आप अपनी इकोनॉमी को फ्री कर दोगे इन बैरियर से, तो आपके इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी विदेशों से आएगी, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया में बेसिकली आएंगी, ठीक है। और हम देखेंगे कि फास्ट रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया गया। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स को लिस्ट बनाई गई थी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी उनको डीलिस्ट कर दिया गया। जो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा, जब भी आप दूसरे देश से कोई भी सामान मंगाते हो तो उस पर गवर्नमेंट आपसे ड्यूटी चार्ज करती है, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। तो बहुत हैवी इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगा रखी थी, जिसको अब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी को भी रिड्यूस कर दिया गया। जो पहले आप इंपोर्ट कराते थे तो हैवी लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती थी, तो उस इंपोर्ट पे जो लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती थी उसको भी अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दिया था। एंड फाइनली जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, जब आप अपने इंडिया से कहीं बाहर कोई सामान भेजोगे तो उस पे भी गवर्नमेंट देखिए टैक्स चार्ज करती थी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ने इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी कहीं ना कहीं हटा दिया गया। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये रिफॉर्म्स हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट ने इनिशिएट करे, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि हमारे लिबरलाइजेशन में बेसिकली हमने यहां स्टडी किया कि गवर्नमेंट ने किन किन सेक्टर्स में रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को, क्योंकि लिबरलाइजेशन या अल्टीमेटली इस वीडियो में करेंगे, काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम लोगों ने इसमें लिबरलाइजेशन को अच्छे से कवर किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है उसमें हम लोग प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को कवर करेंगे। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट मिला है। थैंक यू।